सोचिए, साल 2026, एक ऐसा टकराव जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने और पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक संकट में डालने की धमकी दे दी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो एक बहुत बड़े एक ग्लोबल लड़ाई में बदल सकती थी। आज हम बात कर रहे हैं 2026 के ईरान युद्ध की। तारीख थी 28 फरवरी 2026। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया में गूंज गया और बस इसी बयान के साथ दशकों से जो तनाव सुलग रहा था वो एक खुली जंग की आग में बदल गया। लेकिन जानते हैं, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इतने सालों का ये जो दबा हुआ तनाव था वो अचानक एक इतने विनाशकारी युद्ध में कैसे तब्दील हो गया? इसका जवाब हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा। इस धमाके की वजह समझने के लिए हमें पहले उस लंबी सुलगती हुई बाती को देखना होगा जिसमें सच कहें तो दशकों पहले आग लगा दी गई थी। ये कहानी है अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी की। चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1953 से, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। बस इसी एक घटना ने कई ईरानियों के मन में पश्चिम के खिलाफ आप कह सकते हैं कि गहरे अविश्वास के बीज बो दिए। फिर आया 1979, ईरानी क्रांति का साल। इस क्रांति ने अमेरिका के करीबी शाह को उखाड़ फेंका और एक ऐसी इस्लामी हुकूमत की नींव रखी जो पश्चिमी देशों की कट्टर विरोधी थी। इसके ठीक बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाना। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 80 के दशक में जब क्रूर ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने खुलकर इराक का समर्थन किया, जो ईरान के लिए पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। तो इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसी दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी जो वक्त के साथ सिर्फ और मजबूत होती चली गई। तो ये तो थी इतिहास की बात, वो पुराना बोझ। लेकिन वो कौन सी ताज़ा चिंगारियां थीं जिन्होंने 2026 में इस बारूद के ढेर में आग लगा दी? असल में युद्ध के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो चुका था, जिसके कई कारण थे। पहला, 2025-26 में न्यूक्लियर डील को लेकर जो बहुत ज़रूरी बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई। दूसरा, ईरान के अंदर ही आर्थिक संकट बहुत गहरा गया था और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे हालात बहुत नाजुक थे। तीसरा, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बहुत तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी थी। और आखिर में इजराइल का ये साफ कहना कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला करेगा ही करेगा, चाहे अमेरिका साथ दे या ना दे। ये सब मिलके एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा था जो बस फटने ही वाला था। और फिर 28 फरवरी 2026 को वो चिंगारी भड़क ही उठी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग की लपटों में ले लिया। युद्ध के पहले कुछ घंटे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और उथल-पुथल भरे थे। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के फौजी ठिकानों पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, किसी बड़े खतरे को पहले ही ख़त्म करने के लिए किया गया हमला। इसके लगभग फ़ौरन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस शुरुआती हमले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत। ये एक ऐसा कदम था जिसने ईरान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और ये तय हो गया कि अब जवाब जरूर आएगा। ईरान ने तुरंत ही इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। अब इस जंग का दुनिया पर क्या असर हुआ, ये समझने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य की अहमियत को जानना बेहद जरूरी है। ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है, लेकिन इसकी असली अहमियत ये है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे जरूरी नसों में से एक बनाता है। और ईरान ने हमलों के जवाब में बस इसी नस को दबोच लिया। और जरा ये आंकड़ा देखिए जो आर्थिक समीकरण को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। ईरान और वेनेजुएला, ये दोनों ही देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर दुनिया के 31% तेल भंडार पर कंट्रोल रखते हैं। चीन जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि अब तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे देशों के कंट्रोल में था जो अमेरिका के दुश्मन थे, और वो भी एक जंग के बीचों बीच। लेकिन ये शुरुआती हमले तो बस शुरुआत थे। ये संघर्ष बहुत तेजी से फैला, जिसमें और भी कई देश और संगठन शामिल हो गए और लड़ाई देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई।
अब यह लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। जमीन पर ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। समंदर में ओमान की खाड़ी में तेल ले जा रहे टैंकरों पर हमले होने लगे, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। और फिर थे प्रॉक्सीज, यानी वो संगठन जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं। लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथियों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नितांस जैसे बड़े न्यूक्लियर ठिकानों को और ईरानी लीडरशिप को निशाना बनाया, जिसमें अली लारिजानी जैसे बड़े अधिकारी भी मारे गए। साथ ही साइबर हमले भी बहुत तेज हो गए, जो दोनों तरफ के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे थे। जैसा कि हर युद्ध में होता है, दोनों पक्षों ने अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए अपनी अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। अमेरिका और इजराइल का कहना था कि उनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना है और वहाँ की सरकार को बदलना है, क्योंकि ईरान एक तत्काल और सीधा खतरा बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपनी ज़मीन, अपनी संप्रभुता और अपने नेतृत्व पर हुए एक बिना उकसावे वाले हमले का जवाब बताया। इस रीजनल वॉर का असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहा। इसका असर तुरंत और बहुत ही गंभीर रूप से पूरी दुनिया पर पड़ा। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जरा ये चार्ट देखिए। युद्ध से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमत करीब $85 प्रति बैरल थी, जो लड़ाई शुरू होने के पहले ही हफ्ते में $150 के भी पार चली गई। इसका मतलब था दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूना, महंगाई का बढ़ना और एक ग्लोबल मंदी का खतरा पैदा हो जाना। लेकिन आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ी थी इंसानी जानों की कीमत। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये सिर्फ 40 दिनों के हैं। ईरान के 6000 से ज्यादा सैनिक और 1000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। लेबनान में हिजबुल्लाह समेत 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिकी और इजरायली जानें भी गईं। ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उन हजारों परिवारों की दिल दहला देने वाली कहानियां हैं जो इस जंग की वजह से तबाह हो गए। इस युद्ध का असर दुनिया भर में हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। ईरान, इराक, इजराइल और सीरिया के ऊपर से हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो गया, जिसकी वजह से हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होने से सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि खाने पीने का सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई भी रुक गई। यूएई में डेटा सेंटर्स को जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गईं। और तो और हज़ारों अफगान शरणार्थियों को ईरान से भागना पड़ा, जिससे एक नया मानवीय संकट खड़ा हो गया। हफ्तों की इस भीषण लड़ाई और हर दिन बढ़ते खतरों के बाद आखिरकार डिप्लोमेटिक कोशिशों से इस जंग पर एक ब्रेक लगा। जब दुनिया एक बड़े विनाश के मुहाने पर खड़ी थी, तब पर्दे के पीछे कूटनीति अपना काम कर रही थी। और फिर 8 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की कोशिशों के बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत रंग लाई और 2 हफ्तों के युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान किया गया। ये एक ऐसी खबर थी जिसने दुनिया को एक अस्थायी राहत की सांस लेने का मौका दिया। लेकिन ये जो युद्ध विराम था, ये बहुत ही नाजुक था। हाँ, इसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने जैसे उस वक्त के सबसे बड़े संकट को तो टाल दिया था, पर जिन असली मुद्दों की वजह से ये जंग शुरू हुई थी, वो तो वैसे के वैसे ही बने रहे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता प्रभाव और अमेरिका इजराइल से उसकी दुश्मनी, ये सब अनसुलझे सवाल एक और बड़े तूफान का इशारा कर रहे थे। तो ये पूरा मामला जो इतनी भारी तबाही के बाद एक नाजुक समझौते पर आकर ख़त्म हुआ, ये हमें आज के मॉडर्न ग्लोबल लड़ाइयों की भारी कीमत और उनके बिजली की रफ्तार से फैलने की क्षमता के बारे में क्या बताता है। 2026 का ये युद्ध शायद एक अस्थायी युद्ध विराम के साथ रुक गया, लेकिन इसके पीछे जो अनसुलझे मुद्दे और गहरे जख्म छूट गए हैं, वो इस बात की एक बहुत गंभीर याद दिलाते हैं कि हमारी ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया कितनी तेज़ी से एक वैश्विक तबाही के कगार पर पहुंच सकती है।